सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज मैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया है, जिसके क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के साथ साथ 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि देखेंगे हम कि किस प्रकार से कार्य करता है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा की गणना कीजिए, उसकी आवृत्ति की गणना कीजिए, उसके आवर्तकाल की गणना कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साइक्लोट्रॉन से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, डिवाइस होती है, युक्ति होती है। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक युक्ति होती है, डिवाइस होती है, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो धनावेशित पार्टिकल्स होते हैं, धनावेशित जो कण होते हैं, जैसे मान लो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल अल्फा कण है, या फिर हो सकता है कोई आयन हो, पॉजिटिव आयन हो, आयन धन आयन हो, इनको हम त्वरित कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक्सेलरेट का मतलब उसके वेग को हम बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से आवेशित कण, धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, आयन आदि के या आदि को त्वरित कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसके वेग को बढ़ा सकते हैं। उस युक्ति को हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो कभी आया साइक्लोट्रॉन क्या है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन या धन आयन आदि के वेग को बढ़ाया जाता है, या उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, या उसको त्वरित कर सकते हैं। तो उस युक्ति को हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अब इसकी जो खोज करी थी 1934 में लॉरेंस और लिविंगस्टन ने की थी, और ये एक ऐसा उपकरण है, डिवाइस है, जिसका उपयोग हम नाभिकीय भौतिकी में ज़्यादातर करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। तो ये इसका कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है पता होना चाहिए, और इसकी खोज किसने की थी ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसके हम कार्यविधि यदि अपन देखते हैं इसमें, तो कार्यविधि में क्या होता है कि इसमें जो इसकी बनावट में हम देखेंगे, इसमें दो डीज होती है, एक खोखली, दो डीज होती है, मेटल की डीज होती है, खोखली दो डीज के टाइप, इस तरह से डीज के टाइप दो डीज होती है। इस तरह से ये डी ये बना हुआ है, और एक डीज ऐसे बनी, दो डिस्क होती है जिसको डिस्क बोला जाता है, D1 और D2। ये दो डिस्क है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, एक D1 है और एक D2 है। ये दो डिस्क है। खोखली होती हॉलो होती है। अब यदि मान लो किसी का वेग बढ़ाना हो या उसको एक्सेलरेट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको वेग को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास में गति का पहला नियम पड़ा था, v = u + at। यदि किसी का वेग ज़्यादा करना हो तो उसको हम ज़्यादा समय तक विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे पार्टिकल्स को, तो उसका वेग ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जितने समय तक वो पार्टिकल्स उस विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में जितने अधिक समय तक रहता है, तो वो जो पार्टिकल्स होता है, जो कण होता है, उसका वेग उतना भी बढ़ता जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि अब हम क्या करेंगे कि जिस पार्टिकल्स का वेग बढ़ाना है या जिसको हम त्वरित करना है, उसको क्या करना है कि जो हमने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, उस क्षेत्र में अधिक से अधिक समय तक वो कैसे वहाँ चक्कर लगा सकता है या रह सकता है। तो जितने अधिक समय तक वो वहाँ पर रहेगा, उसका वेग उतना भी बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो डिस्क ले ली, ये मेटल की डिस्क है हमारे पास, और एक खोखली डिस्क है, इसका मतलब पूरी अंदर से खोखली है। फिर अब हम
पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है क्या करता है और चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम होता है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है, कण के वेग को बढ़ाता है, पार्टिकल्स का जो वेग होता है उसको एक्सेलरेटेट करता है, उसके वेग को बढ़ाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम होता है, वो वेग पर या उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। उसका काम क्या होता है कि वो जो हमारे पास पार्टिकल्स होता है, ये कण होता है जो भी हमने ले रखा है, उसको वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का काम करता है। तो यहाँ पे दो क्षेत्र लेंगे हम, एक विद्युत क्षेत्र जो क्या करेगा, कण के वेग को बढ़ाएगा। दूसरा हम चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम होगा, उस कण को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उस विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रह सकता है। तो ये दो हम एक विद्युत क्षेत्र लगा देंगे, इस डिस्क के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डिस्क है, ये हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया। विद्युत क्षेत्र में क्या होगा कि इसका काम क्या होगा, उसके वेग को बढ़ाना। हम पढ़ चुके हैं कि मान लो अपने पास में ये विद्युत क्षेत्र प्लस प्लेट है, और तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में प्लस से बदलेगा, विद्युत क्षेत्र निगेटिव की ओर गति करती है, प्लस से माइनस में विद्युत बदलेगा निकलती है। तो जैसे हमने मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र लगाया और यहाँ पर जो स्रोत लेंगे जिससे अल्फा कण या प्रोटॉन निकलेंगे, वो इन दोनों डिस्क के बीच में रखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों डिस्क के बीच में क्या करेंगे, जिस स्रोत से हमको अल्फा कण चाहिए या प्रोटॉन चाहिए, जिसको हम वेग बढ़ाना है, उसके स्रोत को या दोनों डिस्क के बीच में रखेंगे। मान लो कि कोई प्रोटॉन है जो पॉजिटिव कण है, यहाँ से निकलता है, तो ये मान लो कि ये D1 पॉजिटिव निगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पॉजिटिव वाला जो कण है प्रोटॉन, वो क्या होगा, इस D2 डिस्क में प्रवेश करेगा क्योंकि ये निगेटिव है। तो जैसे वो इसके अंदर प्रवेश करेगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल से मान लो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, और यहाँ पर कौन सा लगा रखा है, D2 पे निगेटिव, क्योंकि ये तो प्रत्यावर्ती धारा है या उच्च वोल्टेज और अधिक मतलब हाई फ्रिक्वेंसी का हम ऑक्सीलेटर लगाते हैं, वोल्टेज का स्रोत लगाते हैं, उसको ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। यहाँ पर जो हम प्रत्यावर्ती धारा हमने पढ़ रखी है, कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चक्र चलते हैं, वो यहाँ पर हम लगा देंगे दोनों डिस्क के बीच उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी का, जिसको हम ऑक्सीलेटर या दोलित्र भी कहते हैं, उसको यहाँ लगा दिया। अब पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है। मान लो कि ये निगेटिव इधर है और अल्फा पार्टिकल जो हमने कण ले रखा है, प्रोटॉन ले रखा है पॉजिटिव, ये प्रोटॉन क्या होगा, इस निगेटिव की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है, निगेटिव डिस्क है। तो ये निगेटिव डिस्क की ओर आकर्षित होकर क्या होगा, ये जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा, जैसे डिस्क के अंदर प्रवेश करेगा, तो डिस्क क्या है, खोखली है, डिस्क के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा, कोई भी खोखला यदि चालक है, कंडक्टर से होलो स्फीयर है, तो उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होगा, तो इसका वेग बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसको आकर्षित करेगा तो इसका वेग बढ़ेगा। इसके अंदर जब वो घुसेगा, तो अंदर घुसेगा क्या होगा, उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि खोखले डिस्क के अंदर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र तो रहेगा उसका प्रभाव तो, लेकिन विद्युत क्षेत्र उसको उत्पन्न नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होने के कारण वो जो पार्टिकल्स होता है उसका वेग नियत होता है। तो जब ये अंदर घुसेगा इसके अंदर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गति करेगा, और जैसे ये बाहर निकले यहाँ आएगा डिस्क के पास, तो होता क्या है कि जो प्लस माइनस जो चक्र होते हैं इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इतने समय में यहाँ से यहाँ तक जब आता है, तो ये जो चक्र होते हैं ये परिवर्तित हो जाता है, नेगेटिव इधर आ जाता है, पॉजिटिव इधर आ जाता है, तो ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगी, ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो जैसे पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ से पास इस डिस्क के बाहर निकल के आता है, तो ये नेगेटिव प्लेट क्या करती है, उसको आकर्षित करती है और तेज गति से वो आकर्षित होगा। इस प्रकार से इसके अंदर फिर रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर क्या होगा, जब तक ये यहाँ तक आता है कि ये इसकी डायरेक्शन बदल जाती है,
ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, फिर ये वापस इसको तेज गति से आकर्षित करेगा। इस प्रकार से ये क्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। तो क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम होता है, चुंबकीय क्षेत्र का काम हमने पढ़ रखा है कि किसी भी कण को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का काम करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा। विद्युत क्षेत्र का क्या काम होता है कि जो कण होता है उस कण को वेग को बढ़ाता है, पॉजिटिव निगेटिव कारण से, पॉजिटिव है तो निगेटिव और आकर्षित होगा जिससे उसका वेग बढ़ जाएगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आ गया, निगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव, जैसे चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव है तो पार्टिकल इधर जाएगा, जैसे निगेटिव होगा पार्टिकल इधर चले जाएगा। तो ये क्या होता है, इसकी बार बार डायरेक्शन चेंज होने के कारण से जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, निगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होता जाता है और उसका वेग क्या होता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे घूमता जाएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये एक विंडो लगी होगी, इस विंडो से बाहर निकल जाएगा और यहाँ टारगेट पर जाके वो टकराएगा, जिसको भी अपने को इसका उपयोग करना होता है। तो जैसे टारगेट है बना रखा है, ये कार्य विधि अपने को मालूम होना चाहिए। तो कार्य विधि में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जो धनावेशित कण होता है उसके वेग को बढ़ाता है, चुंबकीय क्षेत्र उसको वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का काम करता है। जब वो डिस्क के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है डिस्क के अंदर की जो खोखली है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट के कारण से जो पॉजिटिव पार्टिकल और निगेटिव प्लेट की ओर तेज गति से आकर्षित होगा, जिससे उसका वेग बढ़ जाएगा। फिर दूसरी डिस्क के अंदर जाएगा, वहाँ कांस्टेंट नियत वेग से गति करेगा। जैसे वो बाहर निकलेगा तो उधर वाली प्लेट का, इधर वाली जो पॉजिटिव प्लेट थी उधर निगेटिव बन जाएगी, तो निगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होगा तेज गति से। इस प्रकार से उसकी जो गति होती है, यानी क्या होता है, वो एक्सलेटेड या त्वरित होता रहता है, उसका वेग बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है, ये स्रोत रखा हुआ, इस स्रोत से पार्टिकल निकल रहा, ये लीड प्लेट की ओर जा रहा है, ये पॉजिटिव निगेटिव जैसे चेंज होगा पार्टिकल जो है प्लेट की ओर आकर्षित होगा। पॉजिटिव पार्टिकल किधर जाएगा, निगेटिव की ओर, और बाहर निकला तो ये चेंज हो जाएगा, फिर निगेटिव इधर आया तो ये इसके अंदर चले जाएगा। इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है, लगातार इसका वेग बढ़ता रहता है। अब हम साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि देखेंगे, वर्किंग स्टेज देखेंगे। मान लो कि हमारे पास में m द्रव्यमान का कोई कण है, m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल्स है, ये v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है और उस आवेशित कण पर आवेश की मात्रा q है, हमने मान लिया। क्या है हमारे पास एक आवेशित कण है जिस पर आवेश की मात्रा q है, चार्ज पार्टिकल चार्ज q है, उसका मास m है, v उसका वेग है और b जो है वो हमने चुंबकीय क्षेत्र n और s जो लगा रखा उसका मान b है। तब हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि गतिमान होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लॉरेंट फोर्स कहते हैं और उसका मान होता है F = QPB sin थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा का मान 90 डिग्री होता है, साइन थीटा = 90 डिग्री, मतलब थीटा = 90 डिग्री होता है। क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर जब भी कोई कण गति करता है तो हम पढ़ चुके कि v और b जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसलिए v और b के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान हम 90 रख देंगे यहाँ पर, तो 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, ये हट जाएगा। तो हमारे पास में बल का मान आता है QVB, ये कहलाता है लॉरेंट बल। लॉरेंट बल क्या होता है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को लॉरेंट बल कहते हैं और उसका फार्मूला होता है QVB। थीटा = 90 डिग्री होगा क्योंकि v और b के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसी लॉरेंट बल के कारण से जो पार्टिकल्स होता है, कण होता है, जो चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। इसी लॉरेंट बल के कारण से क्या होता है कि जो आवेशित कण होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, वो क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए जो बल लगता है उस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल।
केंद्रीय बल, और इसका फार्मूला होता है mv²/r। यहाँ से हमारे पास में ये भी है और ये भी है, इसी बल के कारण से ये प्राप्त होता है। लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लॉरेंज बल के कारण से क्या प्राप्त होता है, अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दोनों को बराबर करना है, ये भी है और ये भी है, जब लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा। दोनों को हम बराबर कर लेंगे, mv²/r इक्वल टू qv। यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर r को बदल जाएंगे mv/qv। इस तरह से हमें r की वैल्यू ज्ञात कर लो। अब अपने इसमें आवृत्ति ज्ञात करना है, आवृत्ति और आवर्तकाल। हम पढ़ चुके हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होता है, कि पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है इस डिस्क का, उसको हम बोलेंगे आवर्तकाल। एक इस डिस्क का जो पार्टिकल पूरा चक्कर लगाता है, तो जो समय लगता है उस समय को बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम निकालेंगे, तो 4 बराबर दूरी बटे समय हमने पढ़ रखा है, 4 बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। अब एक पूरा चक्कर में कितनी दूरी तय होती है अपने को पता होना चाहिए, कि मान लो कोई परिधि है, ये इसकी सर्कमफेरेंस कहलाती है, एक पूरा चक्कर में इसकी परिधि के बराबर दूरी तय होगी, इसको परिधि बोलते हैं। एक पूरा चक्कर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है 2πr होता है। तो दूरी कितनी तय होगी, 2πr की। चाल कितनी हमने v मान रखी है, तो टाइम t इक्वल हो जाएगा टाइम पीरियड 2πr/v। अब r का मान हमने निकाला था mv/qv, r की अगर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे mv/qv, 2π/v mv/qv, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड निकल आएगा 2πm/qv। एक पूरा चक्कर लगाने में कर्ल को इतना समय लगेगा। तो करना क्या है, एक लॉरेंज बल का फार्मूला याद होना चाहिए qv, एक अभिकेंद्री बल का फार्मूला याद होना चाहिए mv²/r। अभिकेंद्री बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों को इक्वल कर देना, r की वैल्यू फाइंड कर लेना। r की वैल्यू ज्ञात हो जाती है, तो फिर हमारे पास 4 बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला पता है, समय बराबर दूरी बटे 4, समय t है, दूरी 2πr होगी, v तो r का मान रख देंगे, पीछे हमें एक रखा r का मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आवर्तकाल निकला है। यदि आवृत्ति पूछी जाए तो आवर्तकाल आवृत्ति एक दूसरे के उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बराबर 1/t होता है, ज्यादा आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी f = 1/2πm/qv, qv ये qv उलट में पता चला जाएगा qv/2πm। इस तरह से हम आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हमने आवर्तकाल भी निकाल लिया और आवृत्ति भी ज्ञात कर दी। अब हम इसकी एक गति ऊर्जा निकालें, तो गति ऊर्जा कैसे निकालेंगे, qvb = mv²/r होता है, ये फार्मूला। तो वेलोसिटी अधिकतम मान, अधिकतम त्रिज्या पर गति करने की वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो qv मैक्सिमम b = mv²/r, तो एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से v मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। v मैक्सिमम = क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, qvr/m qvr/m। ये हमारे पास v की वैल्यू हो गई। ये कौन सा, लॉरेंज बल, ये कौन सा, अभिकेंद्री बल। लॉरेंज बल और अभिकेंद्री बल दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि इसके कारण से ये प्राप्त होता है। तो जितना लॉरेंज बल होगा उतना अभिकेंद्री बल होगा, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू हम निकालेंगे, इस m को नीचे लेंगे, r का गुणा इधर कर देंगे, यहाँ से v की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब गति ऊर्जा का सूत्र निकाला था, गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv², मैक्सिमम लेवल 1/2 m, v का स्क्वायर का मान याद रखेंगे qvr/m और स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 1/2 m, m को ऐसे लिखना m
अपॉन एम का स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2m v स्क्वायर v स्क्वायर r का स्क्वायर। इस तरह से गति ऊर्जा का सूत्र पूछे तो गति ऊर्जा का सूत्र याद कर सकते हैं। तो गति ऊर्जा सूत्र में क्या करना, लॉरेंट बल और विचलन बल को बराबर करके v का मान निकालेना, जब v का मान निकाला गति ऊर्जा का सूत्र अपने पता है 1/2 mv का स्क्वायर, v का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे। इस प्रकार से गति ऊर्जा की ज्ञात हो जाएगी। फिर अब यदि इसके सीमाएं कुछ है, इसकी कुछ कमियां हैं साइक्लोट्रॉन की। कमी सबसे पहली ये है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग को बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। जब उसको हम रखेंगे तो बहुत तेज गति से, मतलब उसमें गति करेगा तो उसका वेग बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा वेग हो जाता है। और जब वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रकाश का जो वेग होता है उसकी तुलना में भी उसके लगभग बराबर हो जाता है। तो फिर हमारे पास में एक सापेक्षता का सिद्धांत लगता है, उसका उपयोग करना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें हम जो इलेक्ट्रॉन उसको हम त्वरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। यानी जिन कणों का द्रव्यमान बहुत कम होगा उन कणों को त्वरित नहीं कर सकते, ध्यान रखना। साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशित कण जैसे न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। साथ में न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं होता है। जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे प्लस माइनस तो किसी की ओर आकर्षित नहीं होता है, इसलिए उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइक्लोट्रॉन द्वारा किसी आवेशित कण को इतने अधिक वेग से त्वरित नहीं किया जा सकता है जिसका वेग प्रकाश के कण के वेग के बराबर होता है। मतलब ज़्यादा वेग से उसको हम त्वरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम सापेक्षता का सिद्धांत उसका लागू करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर रिलेटिविटी थ्योरी लग जाती है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यदि ज़्यादा वेग से यदि अपन उसको त्वरित करने जाएंगे तो कण का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब इसके उपयोग क्या है, इसका उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा रेडियोएक्टिव पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है बनाने में। तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय भौतिकी में, दूसरा रेडियोएक्टिव पदार्थ को बनाने में या तोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारे पास साइक्लोट्रॉन का जो उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और मान लो कोई ठोस पदार्थ होता है, यदि उसमें यदि इसको यदि इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इस पार्टिकल्स को, यानी जो आवेशित कण त्वरित करे, तो उसको अंदर यदि प्रवेश किया जाए तो उस ठोस पदार्थ के गुणों को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा साइक्लोट्रॉन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।